आज हमने कुछ डिस्कशन करनी है होम असाइनमेंट्स की, टेस्ट की, और इसके अलावा केस स्टडीज़ इस चैप्टर से रिलेटेड हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो आज हमने सीखना। तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए। कल हमने ऑडिट में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन हम एक्सप्रेस करते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। कोई क्वेश्चन नहीं? जी नहीं, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन करना है, ठीक है नोट। एक चीज आपके साथ शेयर कर लूं, आपको याद है कल हमने पढ़ा था कि ऑडिटर के जो टाइप्स ऑफ ओपिनियन है वो टोटल 4 तरह के ओपिनियन है। अनमोडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स, डिस्क्लेमर। आपने नोट किया होगा शायद कि पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि ऑडिटर जो है वो 2 तरह के ओपिनियन देता है, अनमोडिफाइड या मोडिफाइड। कल हमने जो जितनी भी टाइप्स ऑफ ओपिनियन पढ़ी उसमें मॉडिफाइड ओपिनियन का कहीं जिक्र नहीं हुआ। वो मॉडिफाइड ओपिनियन किधर गया? याद रखे, जो क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये 3 ओपिनियन है, इनको कलेक्टिवली मॉडिफाइड ओपिनियन कहते हैं। कलेक्टिवली यानी मॉडिफाइड ओपिनियन एक टाइप ऑफ ओपिनियन नहीं है, एक ग्रुप ऑफ ओपिनियन है, क्लास ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। उसके आगे मॉडिफाइड ओपिनियन के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसलिए याद रखें, जब कभी एग्जाम में हमसे वो किसी केस स्टडी की रिक्वायरमेंट में पूछेगा बताइए टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होगा, आपने हमेशा उसको बताना है कि क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स या डिस्क्लेमर। मॉडिफाइड ओपिनियन का वर्ड आपने एग्जाम में यूज नहीं करना। मॉडिफाइड ओपिनियन का वर्ड एग्जाम में यूज नहीं करना, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। एग्जामिनर रिक्वायर करता है कि स्पेसिफिकली टाइप ऑफ ओपिनियन बताएं। आप जनरल बात ना करें, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओपिनियन बताएं कि कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन होगा, क्वालिफाइड है, एडवर्स है या डिस्क्लेमर ओपिनियन है। जो स्टूडेंट मॉडिफाइड ओपिनियन का वर्ड यूज करता है, इसका मतलब है उसे कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि किस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन देना है। अगर एग्जाम में उसने केस स्टडी पूछी, अब मुझे केस स्टडी में पता नहीं चल रहा कि मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है, मुझे ये भी पता नहीं चल रहा इफेक्ट मटेरियल है कि परवेसिव है, तो मैं फिर ज्यादा टेंशन नहीं लेता। मैं कहता हूँ अच्छा चलो कोई सी भी सिचुएशन हो, ओपिनियन तो मॉडिफाइड होगा। मैं सोल्यूशन में लिख देता हूँ जी ऑडिटर शैल एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या एग्जामिनर मार्क्स देगा? बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा। इसलिए हमें एग्जाम में हमेशा जब कभी रेगुलर कंसेप्ट्स को भी डिस्कस कर रहे हो या ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी को अटेम्प्ट कर रहे हो, हमेशा हमने स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओपिनियन बताना है क्या होगा, क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर। मॉडिफाइड ओपिनियन की वर्ड एग्जाम में आपके लिए इस्तेमाल करना मकरूह है, आपने इस टर्म को यूज नहीं करना। स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओपिनियन बताइए। जी मेरे भाई, क्वेश्चन की तरफ अभी आते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर का हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है टेस्ट डिस्कशन। तो टेस्ट अपने सामने रखिए, टेस्ट 2। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास टेस्ट 2 ना हो इस वक्त? कोई स्टूडेंट है? कितना? 3 4 5 जी, कॉपीज अरेंज कीजिएगा इनके लिए जल्दी से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आपको? जी, पॉइंट बी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा पहले मुझे ये बताइए, क्वेश्चन 1 पार्ट ए में कह रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में डिफरेंस बताइए क्या है। इसमें हम डेफिनेशन तो लिख देंगे, क्या हमें कोई एग्जांपल्स लिखने की जरूरत है? एग्जांपल लिखने की जरूरत है? देखें एहतियातन जब कभी हमें कोई भी टर्म, कोई भी कंसेप्ट एक्सप्लेन करने को कहे, अगर उसकी एग्जांपल हो तो हमें जरूर लिख देनी चाहिए। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर की 2 एग्जांपल तो उसकी डेफिनेशन में शामिल है। क्या एग्जांपल्स है वो? टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल की एग्जांपल्स क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल की एग्जांपल क्या है? मुझे बताइए, ऑडिटर का सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को ऑब्जर्व करना, क्या ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है? बिल्कुल है। ऑडिटर का डॉक्यूमेंट्स की अप्रूवल चेक करना, क्या ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है? बिल्कुल है। देखिए अप्रूवल और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ये कंट्रोल्स हैं। तो इसका मतलब है अगर ऑडिटर अप्रूवल को चेक करता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को चेक करता है, तो वो असल में टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है।
बी, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। दोनों में रिलेशनशिप क्या है? देखिए, अगर आप मुझे कहें सर एक लफ्ज में रिलेशनशिप बताएं तो मैं कहूंगा इनवर्स रिलेशनशिप, यानी अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ज्यादा परफॉर्म करेंगे इसका मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमें कम परफॉर्म करना पड़ेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कम परफॉर्म करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा परफॉर्म करने हैं तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। एज्यूम ये किया हमने कि कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल से वरना ये पता चले कि कंट्रोल एक्चुअली वीक है तो फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर का इनवर्स रिलेशनशिप होगा, कंट्रोल ज्यादा टेस्ट करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर उस सूरत में कम परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको जी? और कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन 1 में? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 2 में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 2 में वो ये कह रहा है कि उसने अपनी टीम से कहा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन कीजिए। टीम ने कहा कि भाई कंट्रोल तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर ओमिट कर देने चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं ओमिट ना कीजिए, कम कर दीजिए। तो क्या सही कहा उसने? बिल्कुल सही कहा। याद रखें, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो तो हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर ओमिट नहीं कर सकते। सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना रिक्वायर्ड है, वो परफॉर्म करने ही करने हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम कर सकते हैं, कंप्लीटली ओमिट नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? इसके बाद क्वेश्चन 3 की तरफ चलें। मेरे भैया क्वेश्चन 3 की तरफ चलें। अच्छा चलें, शुक्र है आप लोग अभी जिंदा है और होश में। क्वेश्चन नंबर 3 रिक्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें डिफरेंट पेयर बना के दिए है डिफरेंट एविडेंस के, और हमसे पूछ रहा है कि बताओ कौन से वाला एविडेंस ज्यादा रिलायबल है। तो इसमें अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कोई प्रॉब्लम है तो बता, तो आप एक एक करके सारे ऑप्शन पूछ लेंगे, सारे टाइप क्लासिफिकेशन पूछ लेंगे, तो मैं खुद से ही 1 बाय 1 सबको डील कर देता हूं। तो पार्ट ए में कह रहा है कंफर्म में बैंक बैलेंस। ऑडिटर एक बैंक बैलेंस कंफर्म करवाता है वर्सेस एग्जामिनिंग द क्लाइंट्स बैंक स्टेटमेंट, और दूसरा क्लाइंट की बैंक स्टेटमेंट को एग्जामिन करता है। दोनों में से कौन से ज्यादा रिलायबल है? बैंक बैलेंस को कंफर्म करना ज्यादा रिलायबल है। क्यों ज्यादा रिलायबल है? क्योंकि एक्सटर्नल एविडेंस। डायरेक्ट ऑडिटर, देखिए एक्सटर्नल एविडेंस ये रीजन नहीं है, असल रीजन है कि डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहा है ऑडिटर, वरना तो बैंक स्टेटमेंट भी एक्सटर्नल या क्लाइंट ने खुद थोड़ी बनाई है। बैंक स्टेटमेंट भी उसे बैंक ने भिजवाई है, कंफर्मेशन लेटर का रिप्लाई भी बैंक ही भेज रहा है। तो असल रीजन ज्यादा रिलायबल होने की ये नहीं कि ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल दोनों है। ये रीजन नहीं कि रिटर्न है, रिटर्न दोनों है। क्या रीजन है? डायरेक्ट के कंफर्मेशन लेटर ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्टेन करता है, और हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है ये इनडायरेक्टली, यानी पहले बैंक से क्लाइंट के पास जाती है और फिर क्लाइंट हमें फॉरवर्ड करता है, वो प्रोवाइड करता है। ए क्लियर? बी एन एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल रिक्विजिशन वर्सेस एन ऑडिटर्स रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखिए रिकैलकुलेशन वो जो डायरेक्टली खुद वो परफॉर्म कर रहा है, एविडेंस ले रहा है, और जो रॉ मटेरियल एक्विजिशन क्लाइंट का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। अब दोनों में से कौन सी ज्यादा रिलायबल? जो वो खुद एविडेंस ऑब्टेन कर रहा है, क्योंकि क्लाइंट की डॉक्यूमेंट्स है उसमें फॉर्जरी हो सकती है, कर सकते, इसीलिए रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ज्यादा रिलायबल। सी डिस्कस द लाइक्लीहुड एंड अमाउंट ऑफ लॉस इन ए लॉसूट अगेंस्ट द क्लाइंट विद क्लाइंट्स इन हाउस लीगल काउंसिल वर्सेस डिस्कशन विद द सीए फर्म्स ओन लीगल काउंसिल। लीगल काउंसिल कहते हैं लॉयर्स को। वो कह रहा है कि आपने डिस्कस किया लाइक्लीहुड एंड अमाउंट ऑफ लॉस। लाइक्लीहुड को अंडरलाइन कीजिए, अमाउंट ऑफ लॉस को अंडरलाइन कीजिए। लाइक्लीहुड में हम क्या पूछते हैं? बताइए जी क्या चांसेस हैं हमारा क्लाइंट के खिलाफ ये केस हुआ है, क्लाइंट केस जीतेगा कि हारेगा? वकील से पूछते हैं, उसे अंदाजा होता है। और फिर अगली बात क्या पूछ रहे हैं? अमाउंट ऑफ लॉस, यानी अगर वो केस हारेगा तो कितनी पेनल्टी पे करना पड़ सकती है। ये दो चीजें वकील से पूछी जाती हैं, केस हारेंगे कि जीतेंगे,
और अगर हारेंगे तो अमाउंट कितनी होगी जो पे करनी पड़ेगी। वो कहता है आपने ये क्वेश्चन पूछा, पहली सिचुएशन है क्लाइंट के इन हाउस लीगल काउंसिल, इन हाउस का मतलब है जो कंपनी के अंदर है, उनका इंटरनल लॉयर्स जो है, उससे पूछा। या दूसरी ऑप्शन क्या है, आपने अपनी फर्म के अपने लॉयर से पूछा। बताइए क्लाइंट के लॉयर से पूछा ये ज्यादा रिलायबल है या कि हमने अपने लॉयर से पूछा ये ज्यादा रिलायबल? अपने। क्यों? वो इंडिपेंडेंट है, वो एक्सटर्नल पार्टी है। एक स्टूडेंट कहने लगा कि सर फिर लेकिन केस का ज्यादा पता तो इन हाउस लीगल काउंसिल को होगा ना, केस तो वो लड़ रहे होंगे, हमारे वाला वकील थोड़ी केस लड़ रहा है। तो मैं कहा फिर इसका मतलब तो ये है कि हम लोग भी एक्सटर्नल ऑडिटर अपने घरों को बैठ जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट के बारे में ज्यादा पता तो फिर इंटरनल ऑडिटर वालों को है, तो फिर तो वो रिपोर्ट दें। याद रखें पता उनको है ज्यादा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो क्लाइंट के लीगल केसेस के बारे में उसकी एग्जैक्ट अप टू डेट सिचुएशन क्या है इसके बारे में ज्यादा बेहतर पता है इन हाउस लीगल काउंसिल को होगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए अगर हम किसी और थर्ड पार्टी से और लॉयर से कंफर्म कर लेते हैं वो ज्यादा रिलायबल होगा। लेकिन देखें इसका यह मतलब नहीं है कि हम क्लाइंट की इन हाउस लीगल काउंसिल से कोई एविडेंस ही नहीं लेंगे, उनसे भी हम एविडेंस लेते हैं, लेकिन कंपैरिजन करवा रहे हैं आपको कंपैरेटिवली ज्यादा रिलायबल क्या है कि अगर हम आउटसाइड पार्टी से एविडेंस लें। डी, examine sale invoices when several competent people are checking each other's work versus examining documents prepared by competent person on a one person staff। जी बताइए अगर डिफरेंट पर्सन इन्वॉल्व होंगे किसी ट्रांजैक्शन में वो ज्यादा रिलायबल है कि एक बंदा काम कर रहा हो? डिफरेंट पर्सन कर रहे हो। क्यों? किस वजह से? सेग्रीगेशन ड्यूटीज की वजह से। और जब कंट्रोल स्ट्रांग हो जाए तो एविडेंस क्या हो जाता है? रिलायबल हो जाता है। कंट्रोल स्ट्रांग हो तो एविडेंस क्या हो जाता है? पढ़ा था ना रिलायबिलिटी के 5 फैक्टर्स में ये भी था, कंट्रोल स्ट्रांग हो तो एविडेंस रिलायबल होगा। तो जब सेवरल एम्प्लॉइज होते हैं तो सेग्रीगेशन ड्यूटीज की वजह से कंट्रोल स्ट्रांग। फिर ई, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट्स डिस्पैच डिपार्टमेंट वर्सेस ए सेल्स कंफर्म्ड बाय कस्टमर। सिंपल एक्सटर्नल। F, physically examine inventory to confirm their existence versus examining them to confirm their obsolescence। देखें मैं जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए हम जाते हैं तो हम उस एसेट की एग्जिस्टेंस को भी वेरीफाई कर रहे होते हैं, एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई हो रही होती है, उसकी ऑब्सोलीट है कि नहीं ये भी वेरीफाई हो रहा होता है। लेकिन ज्यादा रिलायबल एविडेंस हमें एग्जिस्टेंस के बारे में होता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं ये चीज आपके सामने पड़ी हुई है, जरा देख के बताइए एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, आप कहेंगे सर कर रही है। और मैं आपसे पूछूं अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, आप ये इतना ज्यादा श्योर होकर नहीं बता सकेंगे वैल्यू के बारे में, ऑब्सोलीट है कि नहीं, ज्यादा श्योर होकर नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर ये इन्वेंट्री जो है बिल्कुल टूटी फूटी होती, जली होती, आप कहते हैं सर अब मैं बता सकता हूं कि ये ऑब्सोलीट 0 वैल्यू पे। लेकिन अगर ये नॉर्मल कंडीशन में है तो उस सूरत में ये बताना कि ये इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, क्या इसकी मार्केट वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा या कॉस्ट से कम है, ये मुश्किल होता है। तो इसीलिए जहन में रखिए हम किसी चीज को देख के उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में तो श्योर होके कह सकते हैं ये यहां मौजूद है, वो ऑब्सोलीट है कि नहीं, उसकी वैल्यू क्या है, इसके बारे में ज्यादा श्योर होकर नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करती है। हो सकता है चीज बिल्कुल नई डब्बे में पैक हो और मार्केट में उसकी वैल्यू ना होने के बराबर हो, जैसे पुराने मोबाइल के मॉडल्स के साथ होता है। जब कोई नया मॉडल लॉन्च हो जाए, पुराने मॉडल बिल्कुल डब्बा पैक होते हैं लेकिन मार्केट में उनकी डिमांड नहीं होती, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस के बारे में तो हम कह सकते हैं उनको देख के भाई मोबाइल मौजूद है, इसकी वैल्यू कितनी ऑब्सोलीट है कि नहीं, ये मार्केट कंडीशन से पता चलता है, फिजिकली देखने से नॉर्मली पता नहीं चलता। तो इसमें ज्यादा रिलायबल एविडेंस हमें किस चीज का मिलेगा? एग्जिस्टेंस का, फिजिकली एग्जामिन करना। जी, कंफर्म रिसीवेबल विद इंडिविजुअल कस्टमर वर्सेस कंफर्मिंग अकाउंट्स रिसीवेबल विद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिविजुअल हम एक बैंक में है, फर्ज कीजिए बैंक के कुछ कस्टमर हैं जो इंडिविजुअल्स हैं और कुछ कस्टमर्स हैं जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, दोनों से रिप्लाई आया, बताइए दोनों में से कौन सा हमें ज्यादा रिलायबल लगेगा?
बिजनेस क्यों? क्योंकि वो अपना डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल नॉर्मली अपना काउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे होते, इसीलिए जो हम वेरिफिकेशन करवाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से वो ज्यादा रिलायबल है। एक क्लाइंट में हम ऑडिट करने के लिए गए, उसके कुछ एम्प्लॉइज थे, तो वो पेंशन वगैरह जो है वो उनको पे करते थे, तो ग्रेचुटी भी प्रोवाइड करते थे। तो उनकी ग्रेचुटी लाइबिलिटी की कैलकुलेशन की, फर्ज कीजिए कि 20 एम्प्लॉइज थे, हर एक के जिम्मे उन्होंने कहा किसी को 5 लाख लाइबिलिटी है, किसी की 15 लाख है, किसी को 25 लाख पे करने हैं। हमने डिसाइड किया कि चूंकि ये थर्ड पार्टी को पेबल है तो कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं। हमने एम्प्लॉइज को कंफर्मेशन लेटर सेंड किए और एम्प्लॉय बड़े खुश होकर हमारे पास आए। उन्होंने कहा सर हमें तो आज तक पता ही नहीं था कि हमें इतनी ग्रेचुटी मिलनी है। ठीक है, हमने कहा क्यों, आपको नहीं पता था? उन्होंने कहा ये पता था कि ग्रेचुटी मिलनी है, अमाउंट कितनी होगी ये कभी नहीं पता था, हम कैलकुलेशन थोड़ी करते हैं, हमें थोड़ी पता इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैसे होगी, ये तो आप जितनी अमाउंट आपने बताई है हम तो बड़े खुश होकर यस कर देते हैं, ये ले साइन करके यस है हमारी तरफ से। अब मुझे बताइए क्या ये जो एविडेंस हमें मिला, हम इसको कह सकते हैं कि ये बहुत रिलायबल एविडेंस है? नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल्स खुद इस काबिल नहीं होते कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सके या उनके पास फुल रिकॉर्ड हो, काउंटिंग रिकॉर्ड हो। लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह का सारा रिकॉर्ड रखा होता है, जो भी उनका रिसीवेबल पेबल होता है। इसलिए नॉर्मली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से हम बैलेंस वगैरह कंफर्म करवाते हैं, दूसरा एविडेंस लेते हैं, वो ज्यादा रिलायबल होता है इंडिविजुअल की निस्बत, क्योंकि इंडिविजुअल अपना डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम मेंटेन नहीं कर रहे होते, जबकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सारा रिकॉर्ड डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन किया होता है। जी नहीं, बिजनेस क्लाइंट का तो हम बैलेंस कंफर्म करवा रहे हैं ना, जिससे करवा रहे हैं इससे मुराद वो है जी। वो कह रहा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को बैलेंस कंफर्म करवाया या कि इंडिविजुअल्स को बैलेंस कंफर्म करवाया, दोनों में से दो तरह की पार्टीज हैं आपके जिनसे बैलेंस कंफर्म करवाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जो बैलेंस कंफर्म करवा रहे हैं वो ज्यादा रिलायबल है। एच, ए बैंक कंफर्मेशन वर्सेस ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन कैश रिसीट्स एंड रिकॉर्डिंग इन द अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडी लेजर, कौन सी ज्यादा रिलायबल है? बैंक कंफर्मेशन ज्यादा रिलायबल है। अच्छा, एक स्टूडेंट कहने लगा सर आप कभी कुछ पढ़ाते हैं फिर बाद में कुछ पढ़ा देते हैं। अभी आपने ऊपर डी में तो ये कहा था कि जहां पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है वो ज्यादा रिलायबल है, और एच में आके अब ये कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वाला कम रिलायबल है और बैंक कंफर्मेशन ज्यादा रिलायबल है। ये चक्कर क्या चल रहा है बताइए? क्यों हमने ये अब चेंज कर लिया ओपिनियन? क्योंकि देखना वहां कंपैरिजन किसके, ऊपर वाले में कंपैरिजन कर रहा था लेस रिलायबल के साथ, तो हमने कहा नहीं सेग्रीगेशन ड्यूटी ज्यादा रिलायबल है। नीचे वाले में कंपैरिजन कर रहा है मोर रिलायबल के साथ, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के साथ, तो यहां हमने कह दिया एक्सटर्नल कंफर्मेशन ज्यादा रिलायबल है। फर्क समझ आया आपको जी? 3 में और कोई इशू? कोई नहीं, चलिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। इसमें कोई प्रॉब्लम? 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया? 4 में कोई प्रॉब्लम है आपको? ये अकरेंस और कंप्लीटनेस वाला इशू था, ये सिंपल था, ये हमने पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये आपका असर्शन वाला कंसेप्ट टेस्ट किया उसने सिंपल आपसे असर्शन की डेफिनेशन नहीं पूछ ली, या ये नहीं कहा कि बताओ कौन कौन सी असर्शन होती है अकाउंट बैलेंस की, क्लास और ट्रांजैक्शन की। उसने कहा ये डिफरेंट, मैं आपको मिस स्टेटमेंट बता रहा हूं, आपने ये बताना है कि किस केस में कौन सी असर्शन वायलेट हुई। पहले, सबसे पहले ए गुड शीट नोट इज प्रिपेयर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड अंटिल द कंपनी पेज फॉर द गुड्स। कंप्लीट, इसका मतलब ये है, देखिए गुड्स परचेजेस कब रिकॉर्ड होनी चाहिए? जब गुड रिसीव हो जाए और गुड शीट नोट बन जाए। वो कह रहा है उस वक्त परचेज रिकॉर्ड नहीं कर रहा, कब कर रहा है? जब पे कर रहा है। तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हो रही। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ परचेजेस ऐसी होंगी जो कि रिकॉर्ड नहीं हुई। कंप्लीटनेस। बी, सर्टेन रिपेयर कॉस्ट दैट शुड बी एक्सपेंस्ड आर कैपिटलाइज्ड। क्लासिफिकेशन का इशू, बिल्कुल ठीक। सी, नो लॉस इज रिकॉर्डेड फॉर ए पेंडिंग लॉसूट अगेंस्ट द क्लाइंट दैट इज मटेरियल, प्रोबेबल एंड कैन बी मेजर्ड। कंप्लीटनेस के प्रेजेंटेशन, इसमें डिस्क्लोजर आना था या प्रोविजन रिकॉर्ड होनी थी? हाँ, प्रोविजन रिकॉर्ड होने थे। उसने कहा है प्रोबेबल भी है, मेजरेबल भी है।
ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजन रिकॉर्ड होने थी, इसीलिए ये कंप्लीटनेस का इशू है। डी, wages incurred for the month but not paid by month end, therefore not recorded until paid. Completeness, कट ऑफ नहीं, बता सकते हैं कट ऑफ क्यों नहीं? हाँ देखें, अगर हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर, जनवरी की ट्रांजैक्शन फरवरी में रिकॉर्ड हो गई, कोई इशू नहीं है कट ऑफ का कोई, क्योंकि उसी साल में रिकॉर्ड हुई। फरवरी की ट्रांजैक्शन मार्च में, मार्च की अप्रैल में, कट ऑफ का कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी साल में रिकॉर्ड हो गई है। हाँ, अगर दिसंबर की ट्रांजैक्शन जनवरी में या जनवरी के दिसंबर में हो जाए फिर कट ऑफ का इशू है, क्योंकि फिर वो हमारे साल से बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या वो ईयर एंड की बात कर रहा है कि इसकी बजाय अगले साल या अगले साल की बजाय इस साल में आ गए, तो यहाँ पे हम उसे सिर्फ कंप्लीटनेस की बात करेंगे। कंप्लीटनेस की सेशन वायलेट हो रही है, कट ऑफ की नहीं हो रही। कट ऑफ की कब होगी? जब स्पेसिफिकली ईयर एंड की बात करेगा। E, collections from customer received after the balance sheet date are recorded as of the balance sheet date. हाँ, अब ये कटा हो, बैलेंस शीट डेट स्पेसिफिकली बात कर दी उसने। F, a capital lease is improperly counted for as an operating lease. ये प्रेजेंटेशन है, इसका डिस्क्लोजर आता है कि ये अकाउंट्स में जाती हैं, ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में। क्लासिफिकेशन का मसला है, क्लासिफिकेशन का मसला है। ए 56,000 सेल वाज रिकॉर्डेड एट 65,000, एक्यूरेसी करेक्ट। द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज FIFO, हाउएवर इट इज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू द अकाउंट्स एज एवरेज कॉस्ट। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आर करेक्ट जी। ये प्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोजर में गलती हुई। डिस्क्लोजर में वो कह रहा है बाकी आपकी बात ठीक कर दी आपने, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ठीक है, नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोजर में प्रॉब्लम है। आई, ड्यूरिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट क्लाइंट्स एम्प्लॉइज मिस्टेकनली काउंटेड सम आइटम्स ट्वाइस। एक्यूरेसी का ताल्लुक अमाउंट से होता है, ट्रांजैक्शंस जो होते हैं इनका ताल्लुक कंप्लीटनेस वगैरह से होता है। अब देखिए उस सिचुएशन क्या हुई है, उसने पढ़े हुए 10 यूनिट, उसने लिख दिया 20 यूनिट है, ठीक है 20 यूनिट लिख दिया। इसका मतलब है बैलेंस शीट में कुछ ऐसे यूनिट शो हो रहे हैं जो एक्चुअली कहीं पे मौजूद नहीं है। बैलेंस शीट में कुछ ऐसे यूनिट 20 यूनिट शो हुए हैं, एक्चुअली 10 हैं, 10 कहीं मौजूद नहीं है। कौन सी असर्शन वायलेट हो रही है? एग्जिस्टेंस करेक्ट। Some inventory items are listed at cost, but NRV is lower. सॉरी, अच्छा जे रह गया, चलिए जे पढ़ लेते हैं। Some inventory items are out on consignment and were not counted during the physical inventory. कहते हैं बाहर किसी और के पास पड़ी हुई थी। हमारी आइटम्स किसी और के पास पड़ी हुई थी, इन्वेंट्री आइटम हम स्टॉक में इंक्लूड नहीं कर सके। कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन तो तब होगा जब चीज हमारे पास और किसी और की है। ये चीज किसी और के पास है लेकिन हमारी है, ठीक है। इसका मतलब जी एग्जिस्टेंस उस वक्त होता अगर हमने रिकॉर्ड कर ली होती। एग्जिस्टेंस क्या होता है कि जो आपने चीज रिकॉर्ड कर लिया वो मौजूद नहीं है। वो कहता है ये तो आपने रिकॉर्ड भी नहीं की ना, किसी और के पास पड़ी हुई थी। इसका मतलब हमारे एसेट्स कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुए हमारे पास जी। इसके बाद के सम इन्वेंट्री आइटम्स आर लिस्टेड एट कॉस्ट बट एन नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज लोअर। एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी जो है ये इनकम स्टेटमेंट की असर्शन, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की पूरी बात करें। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, ताकि फर्क रहे। L, included in the inventory counts are some items that are held on consignment. जी अब ये देखें, ये J का अपोजिट है। J में कह रहा था कि हमारी इन्वेंट्री बाहर पड़ी है किसी के पास और काउंट नहीं की, और L में क्या कह रहा है किसी और की इन्वेंट्री हमारे पास है। तो ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है कि ये हमारी इन्वेंट्री नहीं है।
जी कुछ समझ आया आपको असर्शंस के बारे में? 6 का पार्ट है, इसमें कह रहा है ये रेंट के बाद डेटर बैड डेट हो गया, बताइए कौन से मैटर्स जो हैं वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड करने हैं। जी मेरे भाई आप बताइए, मेरा ख्याल तो ये है कि ये रेंट के बाद जो डेटर बैड डेट हुए हैं ये तो अगले साल की ट्रांजैक्शन है, इस साल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। बताइए क्या ये मेरा ख्याल सही है? गलत है। क्यों? अगले साल की ट्रांजैक्शन इस साल रिकॉर्ड होनी चाहिए। बताए ना भाई, कुछ नहीं पता। क्या मैंने कभी एडजस्टिंग इवेंट का कंसेप्ट बताया क्लास में? तो उस वक्त आप सोए हुए थे मेरे भाई जी, छुट्टी की थी आपने। एडजस्टिंग इवेंट का कंसेप्ट क्या है कि नेक्स्ट ईयर के कुछ इवेंट्स होते हैं जो हमने इस साल रिकॉर्ड करने होते हैं। वो 3 मैंने एग्जाम्पल बताए थे, 4 एग्जाम्पल बताए थे, फिर लिख लें और पहले सफ़े पे लिखें। अगली दफा जब आप कहेंगे ना सर मुझे नहीं पता, तो मैं पहला सफ़ा खुलवा के आपको कहूंगा इधर बताओ लिखा कि नहीं। लिखवाने क्या लगाऊं? एडजस्टिंग इवेंट्स की 4 एग्जाम्पल। एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं? वो जो अकर नेक्स्ट ईयर में हुए हैं लेकिन हमने इस साल उनको रिकॉर्ड करना। पहला लिखे बैंक्रप्सी ऑफ डेटर, बैंक्रप्सी ऑफ डेटर। दूसरा लिखे सेल ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट, सेल ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट। तीसरा लिखे डिसीजन ऑफ लीगल केस, डिसीजन ऑफ लीगल केस। और चौथा लिखे रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री। पांचवा भी लिख ले मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बोनस दिया आपको। मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल, ये वो इश्यूज हैं जो कि अगर नेक्स्ट ईयर में, यानी मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल का मतलब है हमारी फाइनेंशियल जो है इस साल की गलत है, पता अगले साल चला, तो इसको भी हमने ठीक करना है। ये रेंट के बाद डेटर बैड हो जाए, इसको भी एडजस्ट करना है। समझ आई कि नहीं? तो ये ट्रांजैक्शन अगले साल सलीम लिमिटेड वाला है। अगले साल डेटर बैड डेट हुआ, क्या इस साल हमें एडजस्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कहता बताओ मैटर्स क्या डॉक्यूमेंट करोगे? अब बताइए ऑडिट रिपोर्ट के बाद है कि ऑडिट रिपोर्ट से पहले? बाद में। ऑडिट रिपोर्ट के बाद तो बताएं ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है या एक्सेप्शनल चेंज है? शुक्र। एक्सेप्शनल चेंज में 4 चीजें डॉक्यूमेंट करनी, कौन कौन सी? रीजन, प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए, कंक्लूजन, इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, किसने चेंज किया कब किया, किसने रिव्यू किया कब किया। क्लियर हो गई ये बात? और 6 का पार्ट भी कह रहा बताइए एनुमरेट द पॉसिबल ओवरऑल रिस्पांस टू एड्रेस द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। जी मेरे भाई आप बताइए, वो कॉर्नर वाले भाई क्या है आंसर इसका? अब पूछेंगे किस, साथ वाले से पूछेंगे किसका किसका, क्या किधर पहुंचे होते हैं आप? हैं पता नहीं कौन कौन सा सस्ता नशा कर रहे हैं आप क्लास में। जी लिख रहे थे, आंखों से लिख रहे थे, आप तो ऐसे करके बैठे हुए थे। अच्छा अच्छा देख रहे थे सही लिखा कि नहीं लिखा, तो बताइए भैया मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा? सही लिखा है, मेहरबानी आपकी यार। क्या है ओवरऑल रिस्पॉन्स, क्या होता है भाई? मेरे ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या होता है? नहीं पता। क्यों नहीं पता? ये पढ़ाया नहीं मैंने। ये पीछे जो एंड में भाई हंस के साथ वाले से बातें कर रहे हैं। हाँ ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या होता है? कुछ खुदा का खौफ करें यार, कलम कलम के पढ़ाते हैं आपको, फिर आपका वही हाल होता है, नहीं पढ़ना हमने। घर जाके कितनी देर ऑडिट पढ़ते हैं? कितनी देर ऑडिट पढ़ता है मेरा भाई घर जाके? बताओ ना। है आधा घंटा? तो कोई बात नहीं, मैथ की इक्वेशन है, आपको 2 घंटे बताया ना डेली पढ़ना है, तो इसका मतलब है आधा घंटा पढ़ेंगे तो पहली अटेम्प्ट में आएंगे 12.5 नंबर। हाँ मैं 2 घंटे पढ़ने हैं 50 नंबर लेने के लिए, पास होने के लिए, तो आधा घंटा। पहली अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए? 12.5।
फिर दूसरी डंड में कितने हो गए, फिर तीसरी डंड में 3.5, फिर चौथी डंड में इंशाल्लाह पास। हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन। मर्जी भाई। चले भाई, इसमें कोई इशू है तो पूछ लें, कोई इशू नहीं है। चले इसको क्लोज कर दें। ये हो गई हमारी डिस्कशन। अब आ जाए चैप्टर 3 होम असाइनमेंट पे। चैप्टर 3 होम असाइनमेंट के सामने रखें। जी होम असाइनमेंट भैया, किधर है आपकी होम असाइनमेंट? ये भैया आपको बताया नहीं था आज होम असाइनमेंट डिस्कस होनी है। मोबाइल है तो भाई तस्वीर ले ले उसकी। हाँ, होम असाइनमेंट की कह रहे हैं, उसकी तस्वीर क्या करते हैं यार आप, जो मतलब की बात नहीं होती ना वो बड़ी जल्दी समझते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कोई इश्यू हो किसी क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो रटे वाले क्वेश्चन में से पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन टू रीडिंग के लिए जो कहे थे। जी मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे स्टेट द आइटम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। कह रहे असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल के लिहाज से आइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अच्छा देखिए, उसने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि मुझे बताओ असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल में किस तरह की चेंजेस होती हैं। ये भी स्पेसिफाई नहीं किया कि असेंबली पीरियड कितना होता है, फाइल असेंबली पीरियड। उसने क्वेश्चन को जनरल रखा है कि बताइए आइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो हमें सिर्फ असेंबली पीरियड बता देना चाहिए या असेंबली पीरियड के दौरान जो टाइप ऑफ चेंजेस हैं वो भी बता देनी चाहिए कि ऑडिटर किस तरह की टाइप ऑफ चेंजेस करता है। मेरे ख्याल में वो भी बता देना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे कि एप्रोप्रिएट असेंबली फाइल पीरियड जो है वो एप्रोप्रिएट क्या है, टाइम डिपेंड करता है फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर पे। नॉर्मली एप्रोप्रिएट टाइम है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके बाद आगे ये भी लिख देंगे ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक फॉलोइंग टाइप ऑफ चेंजेस। तो 2-3 एग्जांपल दे दीजिए। क्लियर हो गया 1? और की क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यू आर आस्क्ड टू डिवाइस फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, राइट ए ड्राफ्ट लेटर टू योर प्रिंसिपल गिविंग योर सजेशंस रिगार्डिंग द फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ वर्किंग पेपर्स इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। भी तो सिंपल फैक्टर्स पूछ रहा है। ठीक है, वो रिस्क, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल यूज, साइज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। अभी पूछ रहा है। भाई क्लियर हुआ मेरे भाई? किन्होंने क्वेश्चन पूछा था? अच्छा मुझे बताइए, वो इसमें कह रहा है कि राइट ए ड्राफ्ट लेटर। क्या इस आंसर को लेटर फॉर्म में ड्राफ्ट करना लाजमी है? बिल्कुल लाजमी नहीं है, बिल्कुल लाजमी नहीं है। ठीक है, अगर ड्राफ्ट कर सकते हैं तो कर दें, वरना लाजमी नहीं है। आप सिंपल फैक्टर्स बताएं। ये ऑडिट का पेपर है, वो आपको ऑडिट का नॉलेज चेक करेगा, अब वो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का नॉलेज थोड़ी चेक करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में इस तरह का अगर वो कहते हैं ना ड्राफ्ट मेमो, ड्राफ्ट लेटर, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तकरीबन 100% यकीन है कि आपको फॉर्मेट का नहीं पता होगा क्या है, भूल गए होंगे सारा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। ऑडिट छोड़ के फिर बिजनेस कम्युनिकेशन की किताब उठा के देख ले, लेटर फॉर्मेट क्या होता है, मेमो फॉर्मेट क्या होता है, आप उसको कंसेप्ट बताएं से। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मेरे भैया आपने शायद सुना नहीं गौर से, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, अगर इस तरह आगे पीछे चलते रहेंगे ना तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। 1 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट आर द बेसिक असर्शंस व्हिच द ऑडिटर वुड एम टू एड्रेस व्हाइल कैरिंग आउट वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ए भाई कौन सी अलीफ लाला शुरू की यार तूने, उसको क्या सुना रहे हो? उसको खत्म ही नहीं हो रही बात तुम्हारी, क्या बता रहे हैं? व्हाट आर बेसिक, अच्छा बेसिक असर्शन कह रहा है वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो हमने कौन सी वाली असर्शन बतानी है? क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की, अकाउंट बैलेंस की, या दोनों? अकाउंट बैलेंस की। फिक्स्ड एसेट तो बैलेंस शीट में आते हैं ना, वो असर्शन। अच्छा सिर्फ नाम लिख देना है कि आगे एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी करना है?
मार्क्स ज्यादा है, सिर्फ नाम लिखने से थोड़ी नंबर देगा, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। जी और क्वेश्चन कौन सा करते हैं? 8 का ए पार्ट, व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की डेफिनेशन में टाइप्स दी हुई हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जी ये एग्जांपल ही है, एग्जांपल की एग्जांपल थोड़ी होगी, वो आगे चल के पढ़ लेंगे हम डिटेल में, मतलब है एग्जांपल आगे चल के पढ़ेंगे। और की क्वेश्चन, और की क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है? 11 से लेके 20 तक। 12 का बी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। इसका मतलब है नोट्स सही तरीके से ध्यान से आंखें खोल के नहीं पढ़े हमने, वरना उनमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ था, कंप्लायंस टेस्ट भी इसी को कहते हैं। ये पुराने नाम होते थे जो यूज किए, अभी बाजुकात कुछ जो यूज कर लिए जाते हैं किसी जगह पे। तो कंप्लायंस टेस्ट का मतलब क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और दोनों में डिफरेंस बताना है, मतलब क्या लाइन लगाऊं दरमियान में, लेफ्ट साइड पे लिखो टेस्ट, डेफिनेशन इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंस, दोनों को डिफाइन करना है, डिफरेंस कर ले दिया हमने। जी 11 से 20 और कोई प्रॉब्लम? जी 17 describe briefly the assertions that the auditor is concerned with in obtaining audit evidence। कह रहा है assertions बताओ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में जिनको कंसीडर करते हैं। स्पेसिफाई कर रहा है कि क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की बतानी है कि अकाउंट बैलेंस की बतानी है, तो क्या दोनों लिख देंगे, दोनों लिख देंगे। जी बिल्कुल डिस्क्राइब करना है, यानी आप सिर्फ नाम ना लिखें, आगे एक एक लाइन में उसको एक्सप्लेन भी कर दें। जो मुझे पूरा यकीन है, पूरा एतमाद है आपके ऊपर कि आपने नहीं याद किए होंगे, सिर्फ नाम याद करके आपने कहा होगा ऑडिट का हक अदा हो गया, बस है कि है। तो ये प्रेजेंटेशन की एक्सप्लेनेशन क्या है? याद नहीं किया आपने? अच्छा उस दिन नहीं किए थे। जी भाई कंप्लीटनेस की एक्सप्लेनेशन क्या है? क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन में या अकाउंट बैलेंस में? शाबाश, इसका मतलब भाई ने याद किया, इनको पता है दोनों जगह पे आते हैं। ठीक है, मेरी तसल्ली हो गई, शाबाश। मैंने कहा ये ना बाद में मेरे से पूछे सर आप अकरंस की सुनाए एक्सप्लेनेशन। चलिए इसके अलावा और कोई 20 तक 17 एक दूसरे जो क्वेश्चन पूछने, ये भाई ने कोई क्वेश्चन पूछा ना, ये भाई नहीं सुनेगा, तो कहेगा ये मेरा क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो इसका क्वेश्चन है, और 2 मिनट बाद वही पूछेगा। क्यों सोए होते हैं आप? हैं गौर से नहीं सुनते पहले? जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए 21 से 30 तक, 21 से 30 तक कोई प्रॉब्लम? जी मेरे भाई 23 का बी पार्ट। अच्छा एक स्टूडेंट कहने लगा सर 23 का 2 पार्ट। मैं कहा 23 का 2 पार्ट? मैं कहा 2 तो है ही नहीं। कहने लगा सर क्या हो गया, मेरे सेट पे तो है। मैं कहा अच्छा सेट तो एक ही है दोनों का, उधर देखा उधर भी 2 पार्ट नहीं था। ये जहन में रखिएगा, आप अभी स्टूडेंट है, आपके लिए ये छोटी गलती होगी, ये 23 बी लिखा हुआ है, आप उसको 2 बोल देते हैं बाज़ औक़ात। प्रैक्टिकल लाइफ में और एग्जाम में भी खास तौर पे जब हमने क्वेश्चन नंबर, आपको पता है हर पेज के स्टार्ट में क्वेश्चन नंबरिंग करनी होती है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर लिखना है। 23 का पार्ट बी है तो पार्ट बी ही लिखना है, 23 2 नहीं लिख देना, फिर ये ना कहिएगा उसको समझ आ जाएगी। ये प्रैक्टिस में एक दफा मेरी बड़ी क्लास हुई थी इस बात पे, कोई सीनियर के साथ डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने कह दिया कि पंजाब बैंक, सीनियर ने कहा भाई ठहर जाए इधर, ये पाकिस्तान के सारे बैंक का मुझे दिखा, पंजाब बैंक किधर है? मैंने कहा सर ये बैंक ऑफ पंजाब। समझ लग गया, क्योंकि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आपके लिए शायद ये स्टूडेंट लाइफ में छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन प्रोफेशनली इन चीजों को कंसीडर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबरिंग जो है वो आपने सही पूछा है, लेकिन मुझे चूंकि जहन में आ गया पॉइंट, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूं। तो ये 23B नंबरिंग को हमेशा ध्यान में रखें, जहां पे ए लिखा है ए लिखना, जहां पे बी लिखा है बी लिखना, जहां पे 1 लिखा है 1, जहां पे रोमन 2 लिखा है रोमन 2 लिखना। तो 23 का बी पार्ट कह रहा है लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ द करंट ऑडिट फाइल। करंट ऑडिट फाइल के कंटेंट्स लिखे, ये तो रोटे वाला क्वेश्चन छाप,
मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारे ज्यादातर क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ही एग्जांपल है, उनकी भी वही एग्जांपल है, डॉक्यूमेंट्स तो वही बनेंगे ना, ठीक है। हमारी तो मैन्युफैक्चरिंग की भी प्लानिंग करते हैं, उधर भी प्लानिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी कंफर्मेशन, रिटेल का बिजनेस होगा क्लाइंट का, उसमें भी कंफर्मेशन, सर्विस का होगा, उससे भी किसी ना किसी रिसीवेबल करना होगा, उससे भी कंफर्मेशन। जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन 30 तक? जी 29 का पार्ट 2, शाबाश। वो कह रहे हैं फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोसीजर डिस्क्राइब एन एग्जांपल रेलिवेंट टू ऑडिट ऑफ बैंक बैलेंस। ऊपर उसने पूछा 5 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर बता दो फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस, वो हमें पता है, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, 7 एग्जांपल। वो कह रहा है बताओ बैंक का ऑडिट कर रहे हो, एक एक प्रोसीजर की एग्जांपल बताओ, क्या करोगे? इंक्वायरी में क्या पूछोगे क्लाइंट से? कितने बैंक अकाउंट्स। ऑब्जर्वेशन में क्या देखोगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा है कि नहीं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं, कैश रिसीविंग, और फिर इसके बाद इंस्पेक्शन वगैरह। आपको याद है जब हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का, तो एंड पे हमने छोटी सी एक्टिविटी यही की थी कि मैंने बैंक एरिया की एग्जांपल लेके आपसे पूछा था बताइए ये कौन सा प्रोसीजर है, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो इंस्पेक्शन में क्या इंस्पेक्ट करेंगे? बैलेंस इंस्पेक्ट करेंगे। कंफर्मेशन में क्या करेंगे? बैंक बैलेंस कंफर्म करोगे से। जी 30 तक और की प्रॉब्लम? जी मैं 25 के 25 है, हाँ जी। ये पुराने जमाने का क्वेश्चन है, यह है कि 50 साल होने वाले हैं इसको। पुराने जमाने में सीए बहुत आसान होता था, अभी जो है ना, अभी ये स्टैंडर्ड जो है ना, ये 3-4 सेट में किताबों में है, और ये सफ़े समझ लीजिए कि वो 4-5 हज़ार सफ़े बन जाते हैं। पुराने ज़माने का स्टैंडर्ड देखे ना तो वो मेरा ख्याल है कोई 400-500 सफ़े होते होंगे कंप्लीट सारे उस वक्त। तो उस वक्त ये बड़े बड़े क्वेश्चन आया करते थे, अब कभी भी ये बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब जैसे जैसे देखे दुनिया बदल रही है, नए से नए फ्रॉड करने के तरीके दरियाफ्त हो रहे हैं, तो हमारा ऑडिट भी वही पुराने ज़माने का होना चाहिए कि हर नए फ्रॉड के साथ ऑडिट बदलते रहना चाहिए, वो बदल रहा है, ठीक है। इसलिए तो ये पुराने क्वेश्चन है, ये अब ये कभी भी नहीं। लेकिन आपको असल में ऑब्जेक्टिव आपको ये दिखाना है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कंसेप्ट बताओ जी। 31 से 40 तक कोई प्रॉब्लम? 31 से 40 तक कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं घर से नहीं देखे है, अच्छा अच्छा। 44 क्वेश्चन 44 काट दीजिए। 41 से एंड तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछे। 31 में अच्छा चलिए 31 में वो कहानी चला रहे हैं, एंड पे रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सप्लेन द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यू विल परफॉर्म टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए न्यू क्लाइंट। ब्रॉड कैटेगरी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी हैं? 2 मुझे तो लगा 3 है। इंक्वायरी है, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन है, और एनालिटिकल प्रोसीजर भी है, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन लहदा करते तो 4 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। और कोई क्वेश्चन? इसमें सिर्फ इनके नाम लिख देंगे कि एक एक लाइन को एक्सप्लेन भी कर देंगे? कर दे तो अच्छी बात है, कर देना चाहिए एक्सप्लेन। 41 से ऑनवर्ड कोई क्वेश्चन नहीं है जी। 45 42 What are the different assertion regarding cash and bank accounts? अकाउंट बैलेंस की assertion, ठीक है, वो जो 6 assertion है। 45 using your auditing knowledge apply the appropriate assertion to the audit of sale of goods। ये वैसे जैसे उसने बैंक वाला क्वेश्चन पूछा था ना हमसे कि 5 प्रोसीजर कोई से सेलेक्ट करो टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, और बताओ बैंक पे कैसे कैसे अप्लाई करोगे। अब ये कह रहा है असर्शन सेलेक्ट करो और बताओ सेल्स पे असर्शन कौन सी अप्लाई करोगे। अब बताइए सेल्स पे हम कौन सी अप्रोप्रिएट असर्शन है जो अप्लाई करने हैं? अकरेंस और कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सिर्फ क्या? एक्यूरेसी वैल्यूएशन है, एलोकेशन सिर्फ एक्यूरेसी। कट ऑफ और कंप्लीटनेस और प्रेजेंटेशन।
बिल्कुल ठीक, ये वाली अप्लाई करनी है, ये वाली अप्रोप्रिएट है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ, केस स्टडीज हमारी रह गई है। केस स्टडी इंशाल्लाह कल जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और कल आपके लिए लाजमी है आपने केस स्टडी रिटन फॉर्म में ये असाइनमेंट साथ लेके आनी है, वरना ये ना कल गए सर हम कल लेके आए थे आज घर भूल आए, नहीं नहीं, कल साथ लेके आने आपने से। क्लियर होगी? चलिए ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम क्वेश्चन वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन 1। ये भी असाइनमेंट दी थी ना आपको। जी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके सामने इस वक्त क्वेश्चन 1 नहीं है वॉल्यूम 2 का? जी भाई क्यों नहीं है? देखिए हर ये बुक क्यों नहीं है? अच्छा ये नहीं कहेगा कि मैंने सर ली ही नहीं किताब, बुक नहीं है मुझे, मेरे पास बुक नहीं मिली मुझे, है तो किधर है? अच्छा ये मोबाइल है मेरे भाई के पास है? अच्छा वैसे किताब होना ज्यादा जरूरी होता है, मोबाइल नहीं कभी घर भूलेंगे, किताब भूलेंगे, खैर है उसकी। तो भैया साथ वाले से वो क्वेश्चन किताब लेके तस्वीर ले ले उसकी क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 वॉल्यूम 2, क्वेश्चन नंबर 1 वॉल्यूम 2 चैप्टर 25। खुदा का खौफ करे यार, कॉमन सेंस है। चैप्टर 4 की असाइनमेंट दी थी ना कल, और कल इसका मतलब है तूने असाइनमेंट भी नहीं की होगी। कौन था ये? कौन था? असाइनमेंट नहीं, किधर असाइनमेंट देख रहा? चलिए चैप्टर 4 पेज 12 कह रहा है आइटम्स 1 to 14 लिस्टेड बिलो प्रेजेंट वेरियस सिचुएशंस एन ऑडिटर माइट इनकाउंटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है ये डिफरेंट सिचुएशन है जो आपको बहाने से डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन में नजर आएंगे। फिर कह रहा है फॉर ईच सिचुएशन डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ओपिनियन टू बी इशूड बाय द ऑडिटर। वो कहता है हर सिचुएशन में बताओ टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होगा, यानी क्या बताना है? अनक्वालिफाइड ओपिनियन। ये अनक्वालिफाइड ओपिनियन कौन सा वाला? अनमोडिफाइड का दूसरा नाम अनक्वालिफाइड। एम्फसिस ऑफ मैटर अभी हमने नहीं पढ़ा, इसलिए अगर कहीं एम्फसिस ऑफ मैटर आ रहा हो तो शायद हम ना बता सके उसको अभी, ठीक है? अगले 1-2 लेक्चर में हमने यही एम्फसिस ऑफ मैटर अदर मैटर ही पढ़ना। क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन। कह रहा बता दीजिए कि कौन सा ओपिनियन होगा, क्वालिफाइड, एडवर्स वगैरह क्या है। पहला क्वेश्चन अब गौर, अच्छा एंड में लिखा डू नॉट ड्राफ्ट क्वालिफिकेशन, इसको अंडरलाइन कीजिए। डू नॉट ड्राफ्ट क्वालिफिकेशन इसका मतलब क्या भला? वो कह रहा है भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो क्वालिफाइड ओपिनियन है, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि एक्सेप्ट फॉर इन्वेंटरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। जब आप ओपिनियन की वर्डिंग भी लिख देते हैं ना कि ये वर्डिंग में होगा ओपिनियन, इसे कहते हैं ड्राफ्ट करना। कह रहा है ड्राफ्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है जब तक ICAP क्लियरली ना कहे हमने ड्राफ्टिंग नहीं देनी होती, ठीक है? तो उसने एहतियातन खुद भी कह दिया कि भाई ड्राफ्ट ना करने बैठ जाना, सिर्फ इतना बता दो टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होगा। पहला केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी डू नॉट डिस्क्लोज सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है? मिस स्टेटमेंट है, डिस्क्लोजर नहीं है। डिस्क्लोजर भाई मिस स्टेटमेंट ये एग्जांपल में बताया नहीं था कि डिस्क्लोजर इंक्लूड करना चाहिए, नहीं किया वो मिस स्टेटमेंट होगी। मिस स्टेटमेंट, इसमें सिग्निफिकेंट को अंडरलाइन कीजिए, वर्ड सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब मटेरियल है या परवेसिव है या दोनों? इसका मतलब दोनों हो सकते हैं, तो हमने दोनों डिस्कस करनी है कि अगर इफेक्ट मटेरियल है तो कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड, और अगर इफेक्ट परवेसिव है तो एडवर्स। शाबाश। सेकंड, ए क्लाइंट चेंजेस काउंटिंग पॉलिसी फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज
फ्रॉम FIFO टू एवरेज कॉस्ट मेथड, ऑडिटर कंकर्स विद द चेंज। देखिए ऑडिटर कंकर, इसका मतलब है चेंज से एग्री करता है तो उस क्लाइंट ने सही किया काम। तो क्या ये मिस स्टेटमेंट है? कौन सा ओपिनियन? थर्ड, एन ऑडिटर इज एंगेज्ड टू ऑडिट ए क्लाइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द एनुअल फिजिकल इन्वेंटरी काउंट। Accounting records are not sufficiently reliable to enable the auditor to become satisfied as to year-end inventory balance. Scope limitation, ठीक है। इफेक्ट बताया उसने कोई, तो क्या करना चाहिए? अगर मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। शाबाश। 4, ए क्लाइंट है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? मटेरियल या परवेसिव के दोनों? दोनों। ए क्लाइंट है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, सिग्निफिकेंट के साथ एक और लफ्ज लिख लें, मेजर। मेजर का मतलब भी यही है, बाजू का सिग्निफिकेंट का वर्ड यूज करता है, बाजू का मेजर का वर्ड यूज करता है। ए क्लाइंट है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन ए बैंक विच इज अंडर लिक्विडेशन। चलो अभी पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए थे, बैंक लिक्विडेट, बैंक बैंकरप्ट हो गया। कह रहे पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ द बैंक, अभी चूंकि प्रोसीडिंग चल रही है, नो प्रोविजन हैज बीन मेड इन द अकाउंट, इसीलिए अकाउंट में प्रोविजन नहीं बनाई। मैटर इज एडिक्वेटली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दिया है। मुझे बताइए, अगर हम हमारा कोई नुकसान हुआ, कोई केस हम हार रहे हैं, तो जब फैसला होगा तब प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे कि अगर पहले से ही लॉस एक्सपेक्टेड हो तो प्रोविजन रिकॉर्ड कर देते हैं? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अभी वो सारी कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हुई लिक्विडेशन की, तो बताइए कानूनी कार्रवाई पूरी होने का इंतजार करना है कि अभी प्रोविजन रिकॉर्ड कर दें? उसने नहीं की हुई, तो मतलब मटेरियल इफेक्ट, परवेसिव, एडवर्स, करेक्ट। 4, the financial statement of a listed company do not disclose remuneration paid to chief executive, directors and executives of the company। आपको पता है ये रिलेटेड पार्टीज होती हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, डायरेक्टर वगैरह हो गया, हायर मैनेजमेंट, ये क्या होती है ऑडिट में? रिलेटेड पार्टीज। डिस्क्लोज नहीं किया इसको तो मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट बताया उसने कहीं? दोनों बता दे, मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो एडवर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी डू नॉट इंक्लूड ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, अगर कहता ना कि आपने एक लायबिलिटी इंक्लूड नहीं की बैलेंस शीट में, हम कहते हैं यार शायद मटेरियल है शायद परवेसिव, मिस स्टेटमेंट तो है, शायद मटेरियल शायद परवेसिव। वो कहता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट ही नहीं शामिल की, तो ये है, ये भी मिस स्टेटमेंट। लेकिन प्रोबेबली मैं इसको अब परवेसिव ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि कैश फ्लो नहीं है, इसका मतलब एक आधा एरिया नहीं, 10-12 एरियाज नहीं है। तो वैसे अगर आप दोनों डिस्कस करना चाहें तो दोनों भी लिख सकते हैं कि अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो एडवर्स। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट ही गायब है, तो बहुत से एरियाज होते हैं, तो मैं पर्सनली मेरा ये है कि जी ये इसको परवेसिव होना चाहिए, एडवर्स ओपिनियन। 7, अच्छा 7 आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, मतलब आपके लेवल पे, अभी वैसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, लेकिन अभी जितना आपने नॉलेज सीखा सिखाया मैंने, उससे ज्यादा थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। लेकिन शायद अगर आपने लेक्चर कहीं गौर से सुना हो तो एक बात आपके जहन में बैठ गई हो तो आप बता सके इसको। क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यू टू लॉसेज एंड एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज एन ऑडिटर हैज सब्सटेंशियल डाउट अबाउट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न फॉर ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइंट हैज एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द नोट टू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या ये मिस स्टेटमेंट है? क्या स्कोप लिमिटेशन है? ओपिनियन अनमोडिफाइड आएगा, एग्री करते हैं? क्या रिपोर्ट में किसी और जगह इफेक्ट आएगा? शाबाश, ये भाई ने कहा एम्फेसिस ऑफ मैटर, भाई का जवाब गलत है। अदर भाई ने अब कहा अदर मैटर, दूसरी अटेम्प्ट फिर लग गई भाई की। भैया तीसरी कोशिश करेंगे। और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, चीख के क्वेश्चन में कह रहा है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, तो वो पैरा आएगा मेरे भाई, ठीक है ना? चलिए आगे चलते, कोई बात नहीं। 8वां, वैसे आप लोगों को ये बता दूं, रिजल्ट के बाद भी एक सेशन पढ़ाता हूं मैं, ठीक है? तो यार भाई को याद रखिएगा है। नहीं भाई मजाक कर रहा हूं यार, इससे देख
नहीं, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। मैंने कहा इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, अटेम्प्ट मेंशन नहीं की मैंने। नहीं, इंशाल्लाह आपके लिए खुसूसी दुआ मेरी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे भाई। जितनी आपके साथ हो गई है यही बड़ी है। चलिए आगे चलते हैं। 8, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिफ्यूजेस द ऑडिटर एक्सेस टू मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। इफेक्ट मटेरियल है क्वालिफाइड, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। 9, ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंसोलिडेटेड सब्सिडरी। अच्छा, यहाँ पे फिर वही बात कि आप चाहे तो मटेरियल या परवेसिव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कंसोलिडेशन हमारे हर एरिया को अफेक्ट कर रही होती है, तो मेरी जो ज्यादा तरजीह है, प्रेफरेंस है, वो परवेसिव की तरफ है कि ये स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है, इसीलिए ऑडिटर को एडवर्स ओपिनियन दे देना चाहिए, डिस्क्लेमर ओपिनियन देना चाहिए, एडवर्स नहीं। शाबाश। 10 अभी नहीं हमने किया, 10 को एक्सक्लूड कर दीजिए। 11, certain material transaction cannot be tested because of management retention policy related to regard scope limitation। अगर मटेरियल है तो, और अगर परवेसिव है तो गलत। क्वेश्चन में कह रहा है मटेरियल, लफ्ज को अंडरलाइन कीजिए, परवेसिव यहां डिस्कस नहीं करना, मटेरियल का सिर्फ कह रहा है, परवेसिव डिस्कस नहीं करना। 12, मैनेजमेंट चेंजेस इस अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल, ऑडिटर डज नॉट कंकर विद द चेंज। मिसस्टेटमेंट, इफेक्ट बताया, उसी तरह मटेरियल है तो, परवेसिव है तो करेक्ट। 13, क्लाइंट रिफ्यूजेस टू परमिट द ऑडिटर टू कंफर्म सर्टेन सिग्निफिकेंट अकाउंट्स रिसीवेबल और अप्लाई अल्टरनेटिव प्रोसीजर टू वेरीफाई दीज बैलेंसेस। इफेक्ट मटेरियल है तो, परवेसिव है तो, सिग्निफिकेंट का वर्ड यूज किया उसने, इसका मतलब दोनों हो सकते हैं। 14, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज अनविलिंग टू साइन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, स्कोप लिमिटेशन, क्वालिफाइड आर। अच्छा, इस केस में विड्रॉ कर सकते हैं, हाँ, अगर पॉसिबल प्रैक्टिकेबल हो तो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। नॉर्मली ये रिप्रेजेंटेशन लेटर एंड में लिया जाता है, तो प्रैक्टिकेबल नहीं होता इसमें। चलिए, क्वेश्चन क्लियर है ये। चलिए, अब आज के लेक्चर की सबसे अहम बात आपको बताने जा रहा हूं आखिरी 10 मिनट में। आइए चैप्टर 4 वॉल्यूम 1 में, चैप्टर 4 केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करने हैं हमने। केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करने हैं हमने, ये आप आइए अपेंडिक्स में पेज है हमारा ये 230 पेज 230 पे आइए। केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है ऑडिट बोर्ड की। देखिए, जो हमारे चैप्टर 1 to 3 है एग्जाम क्वेश्चन उसमें से भी आते हैं, लेकिन उसमें नॉर्मली रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन रिक्वायर करता है। और केस स्टडी जो हमारी स्टार्ट होती है ना, पहला चैप्टर जो हमारा केस स्टडी बेस्ड चैप्टर है वो चैप्टर 4 है, और 100% कंफर्म में केस स्टडी आएगी इस चैप्टर में। और भी बहुत से चैप्टर्स हैं जिनमें केस स्टडी आती है, ठीक है। वो आगे जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे रेलिवेंट केस स्टडी में, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा कि ये वाला चैप्टर इसमें ज्यादातर क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड आते हैं, ये वाला चैप्टर इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है रटे वाले आते हैं, वो साथ साथ आपको बताता रहूंगा। चैप्टर 1 to 3 में ज्यादातर क्वेश्चन कौन से आते हैं, रटे वाले क्वेश्चन। चैप्टर 4 में ज्यादातर क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड आते हैं, और कंफर्म है कि आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा इस दफा, और वो प्रोबेबली केस स्टडी बेस्ड ही होगा। अब देखें, अगर मैं आपको गौर से सुनेगा ये बात, अगर मैं आपको ये कहूं ना कि मैं आपको बताता हूं कि ऑडिट में केस स्टडी वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और आपको एक अप्रोच बताऊं कि ऑडिट की कोई सी भी केस स्टडी आए आपने इस अप्रोच के मुताबिक सॉल्व करनी है, तो याद रखें वो अप्रोच गलत है। हमारी केस स्टडी को अटेम्प्ट करने की अप्रोच चैप्टर टू चैप्टर वेरी करती है। जैसे हमको बताया ना, काउंटिंग का अपना मिजाज होता है, ऑडिट का अपना मिजाज होता है, उसी तरह ऑडिट के अंदर हर चैप्टर का भी अपना मिजाज है। रिपोर्ट वाला क्वेश्चन का अपना मिजाज है, उसने किसी और तरीके से होना है। कोड ऑफ एथिक्स वाले क्वेश्चन का अपना मिजाज है, उसने किसी और तरीके से होना है। रिस्क असेसमेंट वाले का अपना मिजाज होता है, आईटी वाले का अपना टॉपिक का अपना मिजाज। हर चैप्टर का जो केस स्टडी बेस्ड होता है, केस स्टडी अटेम्प्ट करने का तरीका अलग-अलग है। तो हमने जिस चैप्टर की केस स्टडी सीखनी है, मैं स्पेसिफिकली उसकी केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है वो आपको बताऊंगा।
तो आज मैं कोई एक यूनिवर्सल अप्रोच नहीं है कि केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट कीजिए ऑडिट की, और अगर मैं आपको बता भी देता हूं तो उससे आपको काम की बात कोई नहीं मिलेगी। मैं जनरल बातें आपको घुमा के बता रहा हूँ। एग्जैक्टली अगर आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी चाहिए, तो उसमें रिपोर्टिंग के असूल जो हैं उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। तो अब सुनिए, एग्जाम में आपके सामने पेपर आएगा, उसमें 3-4 सफ़े जितने भी हैं, पेपर में मुख्तलिफ पैराग्राफ्स होंगे, मुख्तलिफ सेंटेंसेस होंगे। पहली चीज मुझे बताइए, क्या एग्जाम में हमारे सामने 4 सफ़ों वाला पेपर है, इसमें हर सेंटेंस इक्वली इंपॉर्टेंट है? इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ उसमें सेंटेंसेस ऐसे हैं जो ज्यादा अहम है दूसरे सेंटेंस की निस्बत। वो कौन से सेंटेंसेस ज्यादा अहम है? रिक्वायरमेंट वाले। रिक्वायरमेंट वाले देखें, अगर रिक्वायरमेंट पढ़ने में आपने गलती कर दी ना तो आपका सारा क्वेश्चन गलत है। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट सही पढ़ ली, ऊपर बाकी का क्वेश्चन जो है वो पढ़ने में गलती कर दी, कोई एक पॉइंट स्किप कर दिया, गलत पढ़ लिया। जैसे एक जगह पे था यूजेस ऑफ वर्किंग पेपर, वो स्टूडेंट पढ़ गया यूजर्स ऑफ वर्किंग पेपर। ठीक है, तो अगर पढ़ते हुए इस तरह की चीज तो उसका इफेक्ट कम है, वो आपका सिर्फ एक आधा नंबर जो है वो जाया होगा। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट में आपने गलती कर दी तो उसमें अगर आपने गलती की तो आपका सारे का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी रिक्वायरमेंट पढ़ने में गलती करें, ये रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, और अगर आप बाकी का क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, ये रिस्क एट असर्शन लेवल है। तो देखिए, आपने रिक्वायरमेंट को, और रिक्वायरमेंट होती भी कम है, छोटी 1-2 लाइनों की होती है। आपने एग्जाम में हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को कम से कम 3 दफा पढ़ना है। 3 दफा, ये ना सोचे टाइम जाया हो रहा है, ये आपको पे बैक करेगा। हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को 3 दफा पढ़ ले, तसल्ली कर ले एक एक लफ्ज को पढ़ के कि इसका वही मतलब है जो मेरे जहन में आ रहा है पहली दफा में जो है या जो दूसरी दफा में है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बात क्लियर हो गई कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ना है 3 दफा। फिर उसके बाद हमने नतीजा निकालना है कि ये हमारे किस चैप्टर का क्वेश्चन है। यहां पे तो आपको फौरन आसानी से पता चल जाएगा। मैं जो कुछ भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जाहिर आप आंखें बंद करके कह देंगे सर चैप्टर 4 का क्वेश्चन ऑडिट रिपोर्ट वाला, क्योंकि करीब हो रहे हैं। लेकिन एग्जाम में साथ साथ ये नहीं लिखा होता, उसने क्वेश्चन मिक्स करके बनाए होते हैं। तो उसमें हमने फिर कैसे पता चलता है ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? रिक्वायरमेंट से। जिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में आ जाए ना, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए, इफेक्ट ऑन ओपिनियन बताइए, समझ लीजिए ये ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, इफेक्ट ऑन ओपिनियन बता दे, क्या समझ आना हमने? ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन। अब कहता है सुन लीजिए हमारी अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले एग्जाम में आपने पहचानना है कि ये केस स्टडी कौन से वाली है, कौन से स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सुन लें। देखने में ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी कैसी होगी? वो कहता है यू विल बी गिवन मैनी शॉर्ट सिचुएशन। मैनी शॉर्ट सिचुएशन को अंडरलाइन कीजिए। यानी हो सकता है एक क्वेश्चन नंबर 3 हो, उसके अंदर 2 सिचुएशन दे दे ए बी, हो सकता है 3 सिचुएशन दे दे, हो सकता है 4 दे दे, मैक्सिमम 5 सिचुएशन दी हुई है उसने, और मिनिमम 2 सिचुएशन। ज्यादातर वो 3 की एवरेज रखता है, 3-4। बहरहाल जितने भी सिचुएशन दे देता है। जब केस स्टडी आई, क्वेश्चन नंबर 5 ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी है, इसके अंदर 3 सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल ए बी सी। पहला असूल याद रखें, आपने ए केस स्टडी को अलहदा सॉल्व करना है, बी को अलहदा करना है, सी को अलहदा करना है। चाहे वो सारी की सारी सिचुएशन, तीनों की तीनों सिचुएशन एक ही क्लाइंट से रिलेट कर रही हो, चाहे डिफरेंट क्लाइंट से रिलेट कर रही हो, आपने हर पार्ट को 5A को अलहदा सफ़े पे अटेम्प्ट करना है, 5B को अलहदा करना है, 5C को अलहदा करना है। मिक्स नहीं करना सिचुएशन को। ये नहीं सोचना कि क्लाइंट तो एक ही है तो मैं ए वाली सिचुएशन और बी वाली सिचुएशन और सी वाली सिचुएशन को इकट्ठा कर देता हूं। प्रैक्टिस में तो हम इकट्ठा ही कर रहे होंगे, ऐसे नहीं करना आपने। ठीक है, तो आपने हर एक को अलहदा अलहदा ही सॉल्व करना है। ये बात समझ आ गई? इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि स्टेप सजेस्टेड अप्रोच क्या होगी। अब देखिए, हमने क्वेश्चन पहचान लिया, हमने पहचान लिया कि ऑडिट रिपोर्ट का है, और उसमें 3 सिचुएशन दी है। हर सिचुएशन को हमने अलग अलग अटेम्प्ट करना है। अब देखिए अटेम्प्ट कैसे करेंगे, अप्रोच क्या अटेम्प्ट करने के। कह रहा है सबसे पहले पहली सिचुएशन को पढ़े, इवेल्युएट करें कि ये सिचुएशन क्या है। इवेल्युएट करें कि ये सिचुएशन क्या है, यानी इसका क्या मतलब? इवेल्युएट करें ये मिस स्टेटमेंट है
ये स्कोप लिमिटेशन है या एम्सिस ऑफ मैटर है या अदर मैटर है या की ऑर्डर्ड मैटर है या मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है या एडिशनल ओपिनियंस रिक्वायर्ड बाय लॉ है। 4 एडिशनल ओपिनियन याद है वो रिक्वायर करता है, ज़कात वाला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वाला, फाइनेंशियल में ड्रॉन अप इन कंफर्मिटी विद वो वाला 4 ओपिनियन जो लॉ रिक्वायर करता है। तो क्वेश्चन को पढ़ना है रिक्वायरमेंट ए में, सबसे पहले डिसीजन क्या करना है कि क्या ये मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है या एम्सिस ऑफ मैटर है या अदर मैटर है या की ऑर्डर्ड मैटर है या गोइंग कंसर्न है या कि ये एडिशनल ओपिनियंस रिक्वायर्ड बाय लॉ है। अभी आप मिस स्टेटमेंट है कि नहीं पहचान जाएंगे, स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं पहचान जाएंगे, एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि नहीं पहचान जाएंगे, बाकी की चीजें पहचान नहीं पाएंगे। क्यों भला? अभी हमने पढ़ी नहीं, ठीक है। लेकिन मिस स्टेटमेंट की लिस्ट हमने पढ़ ली है, स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट पढ़ ली है, एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ की लिस्ट पढ़ ली है, ठीक है। बाकियों का इंट्रोडक्शन इसलिए करवाया कि जब बाकी वाली लिस्ट आए तो आप ये ना कि सर ये नई चीजें कहां से आ गई हैं, ये तो हमने पहले ना कभी सुनी ना देखी, तो इसलिए कंसेप्ट अभी बिल्ड कर दिया, लिस्ट बाद में आएगी। और ये एक और चीज ध्यान में रखिएगा, हर सिचुएशन कोई भी सिचुएशन या तो मिस स्टेटमेंट होगी या स्कोप लिमिटेशन होगी या वो एम्सिस ऑफ मैटर की लिस्ट होगी या अदर मैटर में होगी। ये नहीं होगा कि कोई एक सिचुएशन 2 जगह पे आ जाए। मिस स्टेटमेंट की अपनी लिस्ट होती है, स्कोप लिमिटेशन की अपनी लिस्ट होती है, एम्सिस ऑफ मैटर की अपनी लिस्ट होती है, अदर मैटर की अपनी लिस्ट होती है, की ऑर्डर्ड मैटर की अपनी लिस्ट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न की अपनी लिस्ट है, एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ अपनी लिस्ट है। कोई भी आइटम जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो रही होती, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। हर सिचुएशन को देख लेना है कि ये मिस स्टेटमेंट में आ रही है तो मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन में आ रही है स्कोप, एम्सिस ऑफ मैटर वाली लिस्ट जो भी हमने नहीं पढ़ी, लेकिन जब पढ़ेंगे तो आपने देखना ये उस लिस्ट वाली आइटम तो नहीं है, ये अदर मैटर वाली आइटम तो नहीं है, जो भी है। यहां तक बात समझ आती है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने डिसाइड कर लिया ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन। अगर तो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है, फिर स्टेप 2 करना है, क्या? मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी है। वो मैं नहीं सिखा रहा आपको क्योंकि कल डिटेल में हमने सीख ली, यहां पे वही बातें लिखी हुई है सारे। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या वैल्यूएट किया, ये सिचुएशन है क्या ये मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है या एम्सिस ऑफ मैटर या अदर मैटर है या की ऑर्डर्ड मैटर है या गोइंग कंसर्न है या एडिशनल ओपिनियन है। स्टेप नंबर 2 में क्या किया, मटीरियलिटी सिर्फ उस वक्त कैलकुलेट करनी है जब मिस स्टेटमेंट होगी या स्कोप लिमिटेशन होगी। एम्सिस ऑफ मैटर या अदर मैटर या मटीरियल सर्टेनिटी गोइंग कंसर्न या कि इनमें मटीरियलिटी कैलकुलेट नहीं करना। तीसरे लेवल पे आके इफेक्ट बता दे, ठीक है, कि इफेक्ट ऑन ओपिनियन क्या है। हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे या कि हम डिस्क्लेमर या एडवर्स, या अगर की ऑडिट मैटर आना है वो बता देंगे, या एम्सिस ऑफ मैटर आना है वो बता देंगे, या एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ मॉडिफाई होना है वो बता देंगे। तो ये 3 स्टेप्स हैं ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी सॉल्व। पहले में सिचुएशन को वैल्यूएट करना है, दूसरे में मटीरियलिटी कैलकुलेट, अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तब, बाकी केसेस में मटीरियलिटी कैलकुलेट नहीं होती। और फिर उसके बाद इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बता देना है। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट में अगर ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है तो वो बता देंगे, अगर एम्सिस ऑफ मैटर आ रहा है वो बता देंगे, मटेरियल अनसर्टेनिटी आ रहा है वो बता देंगे, और इसके अलावा की ऑर्डर्ड मैटर आ रहा है वो बता देंगे। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करने हैं? चलिए अब आपने क्या करना है, आज घर जाके एक तो जो कल वाली मैंने आपको असाइनमेंट दी थी केस स्टडी फर्स्ट और सेकंड, ये अगर आप तो इसको अटेम्प्ट करें और देखें क्या इन रूल्स को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया सोल्यूशन में। और फिर इसके बाद आपकी आज की होम असाइनमेंट है, ये आपने वॉल्यूम 2 चैप्टर 4 में से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 14 5 क्वेश्चन है। परेशान नहीं होना, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 1 घंटे से कम वक्त में असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। मैंने आपसे 2 घंटे कमिट किया, इंशाल्लाह कभी भी आपको 2 घंटे से ज्यादा का काम नहीं दूंगा। तो ये असाइनमेंट आपने करके लेके आनी है। कल फिर इन केस स्टडी को डिस्कस करेंगे, प्लस कल मैं आपको एम्सिस ऑफ मैटर बताऊंगा किस सिचुएशन में आता है और उसके क्या रूल्स हैं, ठीक है। कल का हमारा तकरीबन जो शुरू का लेक्चर होगा वो इन केस स्टडी से डिस्कशन होगी, और उसके बाद फिर हम एम्सिस ऑफ मैटर अदर मैटर की तरफ चलेंगे। जी आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।